पूरे 4 साल बाद मोनिका आज अपनी मिट्टी, अपने देश भारत की धरती पर कदम रख रही थी। वो अब अमेरिका में रहती थी और उसका मायका भारत में था। लेकिन इतने समय बाद मायके लौटते हुए भी उसका मन उदास था। जैसे ही कार घर की गली में मुड़ी तो पुरानी सारी यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। जिस जगह पर उसका सारा बचपन बीता था, आज इतने वर्षों के बाद उस जगह को देखकर वो भावुक हो उठी। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। बुझे हुए मन से वो गाड़ी से उतरी। बोझिल कदमों से जैसे ही उसने घर की चौखट पर पैर रखा तो उसे वो दिन याद आ गया जब इसी घर की चौखट से वो अपने पति के साथ बेइज्जत होकर बाहर निकली थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा। जब 4 साल पहले वो रोहन के साथ कोर्ट मैरिज करके घर पहुंची थी, उसके भाई ने उन दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई और उससे सारे रिश्ते खत्म कर लिए। और तो और माता पिता को भी सख्ती से बोल दिया कि आज के बाद मोनिका से किसी का भी कोई भी संबंध नहीं होगा। आज से वो हमारे लिए मर चुकी है और हम उसके लिए। उसके अपने माता पिता जो उस पर जान छिड़कते थे, अपने बेटे से ऊपर अपनी बेटी को रखते थे, लोक लाज के डर के कारण आज उन्होंने भी चुप्पी साध ली और उस दिन से लेकर आज तक किसी ने उसका हाल चाल तक जानने की कोशिश नहीं की। दरअसल इस नाराजगी के पीछे भाई का अपना भी एक कारण था। वो अपनी बहन की शादी अपने बॉस से करवाना चाहता था ताकि उसे जल्द से जल्द तरक्की मिल सके। लेकिन मोनिका के इस कदम से उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया था और उसने मोनिका से अपना तो अपना माँ बाप से भी उसका रिश्ता खत्म करा दिया था। इसी मनमुटाव के चलते मोनिका का रिश्ता अपने मायके से टूट चुका था और मोनिका अपने पति के साथ अमेरिका चली गई थी। परंतु 2 दिन पहले ही जब उसके भाई का फोन आया तो मोनिका हैरान रह गई। पुरानी बातों की कड़वाहट दिल में फिर से उभर आई थी। आज इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आ गई? अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। फोन उठाते ही मोनिका बोली। तभी सामने से उसके भाई केतन की आवाज आई। मोनिका, अभी तक मुझसे नाराज हो क्या? इतने समय बाद भाई की आवाज सुनकर मोनिका का दिल भारी हो गया और आंखों से झमाझम आंसू गिरने लगे। फोन पर पीछे से मोनिका को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो दिल दहला देने वाली आवाजें शायद उसकी माँ की थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसका भाई बोला, मोनिका, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि पिताजी का देहांत हो चुका है और 1 हफ्ते बाद उनकी 13वीं की रस्म है। अगर संभव हो तो आ जाना, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही एक पल को तो जैसे मोनिका का दिल धड़कना ही बंद हो गया। उसी समय उसने फोन काट दिया और फूट फूट कर रोने लगी। इतने वर्षों के बाद अगर फोन आया भी तो पिताजी की मृत्यु की खबर के साथ। लेकिन मोनिका को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ की इतनी अजीब तरीके से आवाज क्यों आ रही थी। मोनिका का दिल बहुत बेचैन हो रहा था। थोड़ी देर में उसका पति रोहन घर पहुंचा तो मोनिका को जोर जोर से रोता देखकर हैरान रह गया। क्या हुआ मोनिका, सब ठीक तो है ना? केतन का फोन आया था, पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात सुनकर रोहन को भी झटका लगा। फिर भी उसने रोती हुई मोनिका को शांत कराया और उसे हौसला दिया। फिर मोनिका बोली, हमें आज ही घर के लिए निकलना होगा। रोहन बोला, लेकिन मोनिका, मेरे ऑफिस में इंस्पेक्शन चल रहा है, इसलिए मेरा जाना तो संभव नहीं हो पाएगा। मोनिका बोली, कोई बात नहीं, मैं आज शाम की ही फ्लाइट से भारत चली जाती हूँ। रोहन बोला, लेकिन मोनिका, तुम अकेली कैसे जाओगी? मोनिका ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी सहेली को फोन कर दूंगी, वो मुझे एयरपोर्ट पर लेने आ जाएगी। रोहन बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी टिकट बुक करवा देता हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि वहाँ ज्यादा दिन मत रुकना, जल्दी आने की कोशिश करना। अपने पति को अलविदा कहकर मोनिका फ्लाइट में बैठ गई।
परंतु समय तो जैसे काटे नहीं कट रहा था। रह रहकर पिता की याद और माँ की चिंता उसे खाए जा रही थी। फिर मन में बचपन की खट्टी मीठी यादें दौड़ने लगी। किस तरह से बचपन में उसके पिता उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखते थे। भाई बहन में जब भी लड़ाई होती थी तो माता पिता हमेशा मोनिका का ही साथ देते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया था कि ये सब सोचते हुए उसके कानों में आवाज आई, फ्लाइट दिल्ली पहुंचने वाली है, कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। इतना सुनते ही मोनिका की आंखों में एक चमक आ गई। लेकिन फिर 4 साल बाद घर वापस लौटने की खुशी को पिता की मृत्यु के गम की चादर ने ढक दिया। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकली तो देखा कि उसकी सहेली दिव्या हाथ हिलाकर उसे अपनी तरफ बुला रही थी। मोनिका और दिव्या बहुत अच्छी सहेलियां थीं, जिन्होंने बचपन एक दूसरे के साथ बिताया था। हालांकि मोनिका के विदेश जाने के बाद वे दूर हो गई थीं, परंतु अक्सर फोन पर वे दोनों एक दूसरे से खूब हालचाल बांटा करती थीं। मोनिका की शादी के बाद दिव्या की भी शादी हो गई थी। उसके पति एक डॉक्टर थे और दिल्ली में ही रहते थे। बहुत वर्षों बाद आज एक दूसरे से मिलकर दोनों की आंखों में आंसू छलक आए। चलो मोनिका, गाड़ी में बैठो, पहले मेरे घर चलते हैं, दिव्या ने कहा तो मोनिका बोली, दिव्या मैं तुम्हारे घर फिर आऊंगी, पहले मुझे माँ से मिलने उनके घर जाना है। ठीक है मोनिका, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ऐसा कहते हुए दिव्या ने गाड़ी स्टार्ट की और मोनिका से सारा हालचाल पूछने लगी। बातचीत करते करते मोनिका की आंखों के सामने सारी पुरानी घटनाएं चल रही थीं। इतने में ही मोनिका बोली, दिव्या मुझे यहाँ गली पर ही छोड़ दो, आगे मैं खुद चली जाऊंगी, कल मिलते हैं। ऐसा कहते हुए मोनिका गाड़ी से उतरी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। कानों में 4 साल पहले बोली गई अपने भाई की कड़वी बातें अभी तक गूंज रही थीं। घर के बाहर पहुंची तो आसपास पसरे सन्नाटे ने उसे संशय में डाल दिया। दिल को एक अनजाना सा डर सताने लगा। जैसे ही मोनिका घर की घंटी बजाने लगी कि उसने देखा दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा खोलकर जैसे ही वो अपना कदम अंदर रखने लगी, उसी समय माँ के कमरे से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी और फिर अचानक किसी ने अंदर से जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। तभी लाल साड़ी पहनी सजी धजी एक युवती पैर पटकती हुई उस कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोलते हुए अंदर बैठी बूढ़ी महिला पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या हो गया? कौन सी आफत आ गई जो दरवाजा तोड़ने पर तुली हुई हो? वो बूढ़ी महिला डर के मारे एक कोने में जाकर बैठ गई। उस बूढ़ी औरत के बाल बिखरे हुए थे, उसने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे और उसका शरीर कंकाल मात्र रह गया था। ये सारा दृश्य देखते हुए दरवाजे पर खड़ी मोनिका की हैरानी का ठिकाना न रहा। ये माँ है? उसका डर यकीन में बदल गया और रोते हुए वो जोर से चिल्ला पड़ी, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह से बात करने की? माँ, ये क्या हो गया तुम्हें? मोनिका की आवाज सुनते ही उस युवती ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और तभी केतन भी अपने कमरे से बाहर आ गया और बोला, अरे मोनिका, तुम आ गई, आओ बैठो ना। फिर उस लाल साड़ी वाली युवती की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सोनिया है, मेरी पत्नी। सोनिया, ये मोनिका है। केतन ने सोनिया से कहा तो सोनिया बोली, अरे मैं तो पहचान ही नहीं पाई, वो दरअसल आज तक कभी मिले नहीं ना, इसलिए। अरे सोनिया, तुम अभी तक खड़ी हो, मोनिका के लिए चाय पानी लेकर आओ, कितनी दूर से आई है वो। लेकिन अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर मोनिका अभी तक स्तब्ध थी। फिर केतन आंसू बहाता हुआ बोला, देखो ना मोनिका, सारे मुसीबत के पहाड़ हम पर ही टूटने थे। उधर पिताजी चले गए और यहाँ माँ की क्या हालत हो गई है, देखो। लेकिन माँ को हुआ क्या है और तुमने उन्हें कमरे में बंद क्यों कर रखा है? तो केतन कहने लगा, मोनिका, माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। बीमार तो वो पहले से ही चल रही थीं, लेकिन पिताजी के जाने के बाद तो वो जैसे पागल सी हो गई हैं। जोर जोर से रोने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, खाना खाने के बाद भूल जाती हैं कि खाना खाया है।
कभी कभी तो दिन में कई कई बार नहा लेती हैं और कभी नहाने के बाद बिना कपड़े पहने ही बाहर आ जाती हैं। और हद तो तब हो गई जब वो कोई भी सामान उठाकर हम पर फेंकने लगी। अब तुम ही बताओ, हम उन्हें कमरे में बंद ना करें तो क्या करें? मैं माँ से मिलना चाहती हूँ, मोनिका ने कहा। और केतन के मना करने पर भी मोनिका माँ के कमरे में चली गई। तभी उसकी माँ चिल्लाई, चली जाओ यहाँ से, कौन हो तुम, मेरे पास मत आना। और पास पड़ा हुआ गिलास उन्होंने मोनिका की ओर दे मारा। माँ की हालत को देखते ही मोनिका सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माँ ऐसी हालत में पहुंची तो पहुंची कैसे। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मोनिका फिर धीरे धीरे अपनी माँ की ओर बढ़ी और बोली, मैं मोनिका हूँ माँ, आपकी बेटी। मोनिका की आवाज सुनते ही बूढ़ी माँ थोड़ी शांत हो गई। मोनिका ने देखा कि उसकी माँ के चेहरे और बाजुओं पर कुछ निशान थे जो उसके दिमाग में बहुत से प्रश्न खड़े कर रहे थे। तभी उसकी माँ बोलने लगी, मुझे भूख लगी है। तभी केतन बोला, देखा तुमने, ये खाना खाकर भूल जाती हैं और फिर कहती हैं कि किसी ने खाने को कुछ नहीं दिया। सुबह से 2 बार खाना खा चुकी हैं। अरे तो क्या हुआ, उन्हें फिर से भूख लगी होगी। ऐसा कहते हुए मोनिका तुरंत रसोई घर में गई और अपनी माँ के लिए खाना ले आई और बड़े प्यार से माँ को खाना खिलाने लगी। थोड़ा प्यार पाते ही बूढ़ी माँ एकदम शांत हो गई और खाना खाकर वो संतुष्टि भी महसूस कर रही थी। लेकिन माँ कुछ बोल नहीं रही थी। फिर मोनिका तुरंत बाहर आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उससे अपनी माँ की ये हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी उसका भाई बाहर आया तो वो पूछने लगी, क्या तुमने माँ को डॉक्टर को नहीं दिखाया? माँ की हालत इतनी खराब है, उनका अच्छे से इलाज करवाओ। फिर केतन आंखों में आंसू लिए हुए बोला, मैंने माँ को बहुत से डॉक्टरों के पास दिखाया, लेकिन उन्होंने माँ के इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा बताया है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन केतन, पिताजी ने भी तो कुछ बचत की होगी ना, कुछ पैसा तो वो भी देकर गए होंगे तुम्हें। अरे मोनिका, इसी बात का तो रोना है। पिताजी ने अपनी सारी बचत एक एफडी के रूप में बनवा ली थी और उन्होंने वो एफडी और अपनी सारी जमीन तुम्हारे नाम कर दी है। मेरे हिस्से आया है तो सिर्फ ये मकान और उनकी दुकान, वो भी पिताजी ने माँ के नाम पर की है। उनके बाद ही मकान और दुकान पर मेरा हक होगा। उन्होंने तो मेरे साथ ऐसा सुलूक किया है जैसे मैं उनका कुछ लगता ही नहीं था। बोलते बोलते केतन के हृदय की कड़वाहट सामने आने लगी। अपने भाई की ये बात सुनकर मोनिका तुरंत बोली, मुझे उनकी जायदाद में से कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम माँ का अच्छे से इलाज करवाओ। मेरी माँ ठीक रहे, मैं इसी में खुश हूँ। मोनिका की ये बात सुनकर केतन और उसकी पत्नी सोनिया की आंखों में चमक आ गई, जैसे कि उनकी मुराद पूरी होने जा रही हो। तभी केतन बोला, मोनिका, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम एक जिम्मेदार बहन और बेटी हो। पिताजी की 13वीं के बाद हम वकील साहब को घर पर ही बुला लेंगे। तुम जमीन के कागजों पर दस्तखत कर देना। केतन और सोनिया को अपने मंसूबे कामयाब होते नजर आ रहे थे। मन ही मन केतन सोच रहा था कि लगे हाथ बाकी की जायदाद के कागजों पर भी अपनी पागल हो चुकी माँ के अंगूठे के निशान लगवा लूंगा और मोनिका के जाने के बाद उन्हें किसी पागल खाने में छोड़ाऊंगा। अगले दिन जब मोनिका अपनी सहेली से मिलने जाने के लिए घर से बाहर निकली, तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज लगाई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो शांति आंटी अपने घर के बाहर चारपाई बिछाकर बैठी हुई थी। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शांति आंटी उसकी माँ की अच्छी सहेली हुआ करती थी। उनके बुलाने पर मोनिका थोड़ी देर उनके पास जाकर बैठ गई। शांति आंटी के साथ अपने माता पिता के बारे में बातचीत करते करते मोनिका रुआंसी हो गई। तभी आंटी ने कहा, मोनिका बिटिया, तेरे माता पिता के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम्हारे भाई और भाभी का किया धरा है। अक्सर तुम्हारे पिताजी के साथ केतन की बहस हो जाया करती थी। लड़ाई झगड़ों की आवाज बाहर तक आती थी और धीरे धीरे तुम्हारे पिताजी बीमार रहने लगे, परंतु उनका इलाज भी अच्छे से नहीं करवाया गया। धीरे धीरे तुम्हारे पिताजी बिल्कुल लाचार हो गए। घर का सारा काम नौकरानियों की तरह तुम्हारी माँ से करवाया जाता था।
2 दिन पहले तो कुछ लोगों ने घर से मारने पीटने और तुम्हारी माँ की रोने की आवाजें भी सुनी थी। ये बात सुनते ही मोनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय उसे माँ के चेहरे और बाजू पर वो लाल निशान याद आ गए और मन बुरी तरह से बेचैन हो गया। फिर शांति आंटी ने कहा कि केतन और सोनिया तो तुम्हारी माँ को घर से बाहर तक नहीं निकलने देते। कहीं जाते भी थे तो घर को ताला लगाकर जाते थे। ऐसी स्थिति में तो अच्छा भला इंसान भी पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है। ये सब बातें सुनकर मोनिका ने अपनी सहेली के घर न जाना ही मुनासिब समझा और वापस अपने घर लौट आई। रह रहकर शांति आंटी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। 3 दिन बीत चुके थे और मोनिका अपनी माँ का खूब अच्छे से ख्याल रख रही थी। माँ को अच्छे से खाना खिलाना, नहलाना, धुलाना सब कुछ मोनिका ही कर रही थी। माँ की तबीयत में भी अब सुधार आने लगा था। आज पहली बार माँ ने उसे बेटी कहकर संबोधित किया तो मोनिका के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ आई और वो अपनी माँ के गले से लगकर खूब रोई। इधर जब उसके भाई भाभी घर वापस लौटे तो सोनिया ने अपनी सास के कमरे में देखा और दौड़ती दौड़ती अपने पति के पास गई और बोली, तुम्हारी माँ तो आज भली चंगी बैठी है और अपनी बेटी के साथ बातें भी कर रही है। अपनी माँ के ठीक होने की बात सुनकर केतन हैरान रह गया और बोला, क्या तुमने माँ को वो गोली नहीं दी? अरे कैसे देती? 3 दिन से तुम्हारी बहन उनकी हर एक चीज का ध्यान रख रही है। खाने से लेकर उनकी साफ सफाई तक सारे काम वही करती है। मुझे तो मौका ही नहीं मिल रहा उन्हें गोली खिलाने का, सोनिया ने झुंझलाकर कहा। उसी समय केतन ने शीशी में से एक गोली निकाली और पानी लेकर अपनी माँ के पास गया और फिर माँ का ध्यान रखने का ढोंग करते हुए बोला, माँ ये विटामिन की गोली है, अगर नहीं खाई तो कमजोरी आ जाएगी। ऐसा कहते हुए उसने अपनी माँ के मुंह में गोली डालकर तुरंत उन्हें पानी पिला दिया और चुपचाप वहां से खिसक गया। उसके आधे घंटे बाद माँ की हालत बिगड़ने लगी। मोनिका ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी माँ की हालत वापस पहले जैसी हो चुकी थी। उन्हें फिर से पागलपन का दौरा पड़ गया था। मोनिका की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बैठे बैठे उसे ध्यान आया कि थोड़ी देर पहले ही केतन ने माँ को कोई दवा खिलाई थी। ये सोचते ही वो तुरंत उठकर रसोई घर में गई। उसने वहां नजर दौड़ाई तो वहां पर दवाई की एक शीशी नजर आई। उसने जल्दी से उस दवा की फोटो खींचकर अपनी सहेली के मोबाइल पर भेज दी और उसे उस दवाई के बारे में पता करने को कहा। इधर जब मोनिका माँ के कमरे में आई तो उसने देखा कि माँ सो चुकी थी। उस समय मोनिका खुद को बहुत ही लाचार और अकेला महसूस कर रही थी। आज उसे अपने पिता की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। पिता को याद करते करते उसने अपने पिता की अलमारी खोली और उनके कपड़े उठाकर उन्हें देखते हुए पुरानी यादें ताजा करने लगी। अलमारी में देखते देखते उसकी नजर अपने पिता की डायरी पर गई। उसने तुरंत वो डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। उस डायरी में उसके पिता ने मोनिका और केतन के बचपन से लेकर बड़े होने तक की सभी यादों को संजोकर रखा हुआ था। तभी उसकी नजर डायरी के एक पन्ने पर गई जिस पर लिखा हुआ था, एक पत्र मेरी बेटी के नाम। मोनिका ने उसे पढ़ना शुरू किया। बेटी, तुम जानती हो, जब तुम्हें तुम्हारे भाई ने इस घर से बाहर निकाला था उस दिन मेरे और केतन के बीच बहुत कहासुनी हुई थी। मुझे माफ करना बेटा, उस दिन मैं कुछ नहीं कह सका। मैं इस रिश्ते के खिलाफ नहीं था। मैं तुम्हें वापस बुलाना चाहता था, लेकिन केतन ने मेरे पैरों में लोक लाज की बेड़ियां डाल दी और मुझे रोक दिया। मैंने तुझसे फोन पर बात करने की कोशिश की तो केतन ने साफ साफ कह दिया कि मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। चाहते हुए भी मैं तुमसे संपर्क नहीं कर पाया। उसके बाद सब कुछ सामान्य होने लगा तो एक दिन मैंने जायदाद के बंटवारे की बात कही। मैं जायदाद में तुझे बराबर का हिस्सा देना चाहता था और इसी बात पर केतन बौखला गया। उस दिन घर में खूब लड़ाई हुई। फिर तेरे भाई के सिर पर सोनिया से शादी करने का भूत सवार हो गया। मैंने कहीं से पता लगाया तो सोनिया और उसके घर वालों के बारे में किसी ने भी अच्छी राय नहीं दी।
सोनिया का चाल चलन भी अच्छा नहीं था, लेकिन जब मैंने ये सब बातें तेरे भाई से कही और ये भी कहा कि जब मोनिका ने लव मैरिज की थी तब तो सिर्फ तूने ही उसका विरोध किया था, तब तो लोक लाज बीच में आ गई थी, और आज जब तुझे शादी करना है तो उस लोक लाज का ख्याल तुझे क्यों नहीं रहा। लेकिन वो तो सोनिया के प्रेम में इतना पागल था कि उसके खिलाफ एक शब्द सुनना भी पसंद नहीं करता था। मेरी इतनी बात सुनते ही उसने तो मुझ पर भी हाथ उठा दिया। इतना पढ़ते ही मोनिका भौचक्की रह गई। आज इस समय वो बहुत असहाय महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि माता पिता पर हाथ उठाना कहाँ का धर्म है। आज उसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद से ही बोल उठी, दिल तो करता है कि अभी जाकर अपने भाई भाभी के मुंह पर जोरदार तमाचे जड़कर अपने माता पिता पर किए गए अत्याचार का बदला ले लूं। लेकिन नहीं, जो कुछ इन लोगों ने किया है इसका बदला सिर्फ 2 तमाचों से नहीं लिया जा सकता। उसने फिर चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। तुम्हारे भाई के विरोध के बावजूद भी मैंने अपनी जायदाद 2 हिस्सों में ही बांटी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैंने सब कुछ केतन के नाम पर कर दिया तो कल को वो हमें पूछेगा भी नहीं। मेरी और तुम्हारी माँ की जो भी हालत है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई भाभी हैं। लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है, वो बहुत समझदार है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा मेरी बच्ची। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। तुम्हारा अभागा पिता। अपने पिता की डायरी में रखा पत्र पढ़कर मोनिका फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसने अपनी सहेली को फोन किया। हेलो दिव्या, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे अभी मिलना है। तभी दिव्या ने कहा, हाँ मोनिका, मैं तुम्हें ही फोन करने लगी थी। मुझे इस दवा के बारे में तुम्हें कुछ बताना था। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर मोनिका ने फोन रखा और तुरंत अपनी सहेली से मिलने के लिए चली गई। जैसे ही मोनिका दिव्या के पास पहुंची तो दिव्या ने हैरानी से उससे पूछा, मोनिका, जिस दवाई की फोटो तुमने मुझे भेजी थी वो दवा किसके लिए है? तो मोनिका ने कहा, वो दवाई मेरी माँ की है। मैं यही जानना चाहती थी कि क्या वो विटामिन की दवा है या किसी और चीज की। तभी दिव्या ने कहा, मोनिका, फिर तो तुम्हारे घर में बहुत बड़ी साजिश चल रही है, क्योंकि ये दवाई कोई सामान्य दवाई नहीं है। ये एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे इंसान का मानसिक संतुलन बिगाड़ने लगता है और एक समय के बाद इंसान की ऐसी हालत हो जाती है कि वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। मोनिका को तो ये बात सुनकर अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका भाई इस हद तक भी गिर सकता है। जमीन जायदाद के लिए अपनी माँ को पागल करने की साजिश रच रहा है। उसी समय वो धम से सोफे पर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। फिर उसने पिताजी की डायरी में लिखी हुई सारी बातें अपनी सहेली को बताईं। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा! तुम्हारे भाई भाभी ने इतना बड़ा प्लान बनाया था सारी जमीन जायदाद हासिल करने के लिए। मोनिका मन ही मन गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली, प्लान तो अब मैं बनाऊंगी दिव्या, और मुझे उसमें तुम्हारा साथ चाहिए। दिव्या बोली, मोनिका, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। बताओ क्या प्लान है? दोनों आपस में कुछ बातचीत करते हैं और फिर कुछ देर बाद मोनिका घर वापस आ गई। अगले दिन सुबह मोनिका ने अपने भाई केतन से कहा, भाई, पिताजी के 13वें के बाद मैं एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊंगी। मेरी शाम की फ्लाइट है। तभी केतन सकपका कर बोला, अरे पर मुझे तो तुमसे कागजों पर दस्तखत करवाने हैं। तुम्हें जाना है तो मैं पहले ही वकील साहब को फोन कर देता हूँ। पिताजी की 13वीं का कार्यक्रम समाप्त होते ही तुम जमीन के कागजों पर दस्तखत कर देना और फिर चली जाना। 13वें दिन नियत समय पर पंडित जी पहुंच गए और 13वीं की क्रियाएं चालू हो गईं। धीरे धीरे सभी पड़ोसियों और रिश्तेदारों का आना भी शुरू हो गया। कथा समाप्त होने के पश्चात पंडित जी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और फिर लोग माइक पर आकर उनके बारे में अपने अच्छे अच्छे विचार व्यक्त करने लगे। फिर केतन उठा और अपने पिता को अपना भगवान बताते हुए उनके विषय में अच्छा अच्छा बोलने लगा। मोनिका का एक मन तो हुआ कि उसी समय उठे और केतन की असलियत जग जाहिर कर दे,
परंतु उस समय उसने स्वयं पर काबू रखा। शायद वो किसी का इंतजार कर रही थी। केतन सब लोगों के सामने अच्छा बनने का ढोंग कर चुका था। थोड़ी देर बाद मोनिका ने अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए बोलना शुरू किया। तभी उसकी नजर केतन पर पड़ी। केतन के साथ वकील साहब बैठे हुए थे, जो कि उसे सारे कागजात दिखा रहे थे। मोनिका की आंखें आंसुओं से भर उठी थीं। तभी उसने दरवाजे की ओर देखा तो दिव्या अपने पति के साथ वहां पहुंच चुकी थी। अब मोनिका का हौसला बढ़ चुका था। अपने पिता के बारे में अपने विचार रखने के बाद मोनिका ने कहा, मुझे आप सब लोगों से एक जरूरी बात करनी है। आप लोग शायद जानते नहीं कि मेरे भाई की नज़र में मेरी औकात केवल एक टुकड़ा जमीन है। मोनिका की ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। फिर मोनिका बोली, जी हाँ, वो जमीन जो मेरे पिताजी मेरे नाम पर करके गए थे, उसी जमीन के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। अगर वो जमीन मेरे नाम पर ना होती तो मुझे तो ये भी नहीं पता चलता कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। उसी समय उसका भाई केतन खड़ा हो गया और गुस्से से उसकी ओर देखने लगा। फिर मोनिका बोली, ये बात अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दो कि माँ बाप की जमीन या जायदाद पर बेटियों का हक नहीं होता। अरे, हम बेटियां तो अपना हक केवल इसलिए छोड़ देती हैं ताकि उनके माता पिता को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन तुम्हारी इस हरकत से इतनी बात तो साफ है कि मेरा मायका हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मेरी माँ और पिताजी के साथ जो कुछ भी किया है, उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी एक एक हरकत का हिसाब होगा। मोनिका को ऐसा बोलते देख केतन उसके पास जाकर उसे थमकाते हुए बोला, मोनिका, तुम जो बोलने के लिए यहाँ आई हो वही बात बोलो और दफा हो जाओ यहाँ से। कोई फालतू बात की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी सोनिया केतन के पास आई और उसे चुप रहने का इशारा करने लगी और फिर मोनिका से बोली, दीदी, आप अपने घर की बातें सबके सामने क्यों बोल रही हो? अगर आप यहाँ घर के झगड़े लेकर बैठ जाएंगी तो क्या पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी? अरे वाह, जिन लोगों के कारण मेरे पिता इस दुनिया से तड़प तड़प कर विदा हुए, वही लोग आज उनकी आत्मा की शांति की बात कर रहे हैं। लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आखिर सबको पता लगने दो कि एक जमीन का टुकड़ा इंसान को किस हद तक गिरा देता है। फिर मोनिका ने अपने पर्स से वो दवा निकाली और बोली, ये देखिए, ये वो दवाई है जो मेरे भाई और भाभी मेरी माँ को देते थे। और आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि ये दवा नहीं बल्कि एक जहर है जो इंसान को पूरी तरह से पागल बना देता है। हैं? ये क्या बकवास कर रही हो मोनिका? ये सब तुम्हारी चाल है मुझे बदनाम करने की। अरे केतन, अभी तो पिताजी की डायरी पढ़ना भी बाकी है, मोनिका ने कहा। तो केतन और सोनिया सकते में आ गए। तभी सोनिया ने केतन को चुपचाप वहां से खिसक चलने के लिए इशारा किया। जैसे ही वे दोनों वहां से निकलने लगे, उसी समय पुलिस वहां पहुंच गई और केतन और सोनिया को पकड़ लिया। तभी मोनिका बोली, क्यों केतन, यहाँ से चुपचाप खिसक रहे थे? जमीन अपने नाम नहीं करवानी तुम्हें? मोनिका ने वकील साहब के हाथ से वो कागज लिए जिन पर केतन उसके हस्ताक्षर करवाना चाहता था और सारे सबूत पुलिस के हाथ में दे दिए। फिर दिव्या के पति, जो एक डॉक्टर हैं, उन्होंने भी वो दवा की रिपोर्ट पुलिस के हवाले कर दी। केतन और उसकी पत्नी सोनिया की रची रचाई साजिश धरी की धरी रह गई। धोखेबाज पति पत्नी को कोर्ट द्वारा 3 साल कैद की सजा सुनाई गई और संपत्ति का फैसला मोनिका के हाथों में दे दिया गया। लेकिन मोनिका को संपत्ति का कोई लालच नहीं था। माता पिता का पुश्तैनी घर और दुकान उसने अपने भाई को ही दे दी, क्योंकि वो किसी का हक नहीं रखना चाहती थी। और अपने हिस्से की जमीन बेचकर मिले पैसे को वृद्ध आश्रम और अनाथ आश्रम में बांट दिया और अपनी माँ को लेकर अमेरिका के लिए रवाना हो गई। अमेरिका ले जाकर उसने अपनी माँ की खूब सेवा की और कुछ ही दिनों में उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।